चलो हम लोग आज से पढ़ेंगे आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। इन पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं ना उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले नंबर तो आप ये बताओ आयतन बोलते किसको है? आयतन वॉल्यूम किसको बोलते हैं? आयतन कोई भी वस्तु होती है ना, कोई भी वस्तु, वो वस्तु जितना स्थान घेरती है ना उसे उस वस्तु का आयतन बोला जाता है। जैसे आपके सामने टेबल रखी होगी, टेबल जितना जगह घेर के रखी होगी वो क्या है? आयतन है। ग्लास में पानी भरा होता है ना, तो पानी ग्लास में जितना जगह घेर के रखता है ना वो क्या कहलाता है? आयतन होता है। चारों तरफ आपके कमरे में चारों तरफ आपकी दीवार बनी है, ऊपर भी छत है, तो इस पूरे कमरे के अंदर जो जगह बनी हुई है ना ये टोटल क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। ठीक है ना? सिंपल सी बात हो जाती है क्या? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। और आयतन की अगर हम मात्रक की बात करें ना, आयतन का मात्रक, हमेशा ध्यान देना, ये घन इकाई या फिर इकाई क्यूब दोनों एक ही बात है में लिखा जाता है। ठीक है ना? इसका जो आयतन होता है इतना होता है, घन इकाई या इकाई क्यूब होता है। ठीक है ना? याद रखना इस चीज को। इसी प्रकार अगर हम बात करें सतह की, ठीक है ना, सतह की यानी सरफेस, क्या होता है? सरफेस। ध्यान दो, जैसे आपका यही कमरे का उदाहरण ले लो। अगर एक आपका कमरा बना हुआ है, तो ये कमरा जो है किसी ना किसी चीज से घिरा हुआ है। तो किससे घिरा हुआ? दीवारों से घिरा हुआ है। तो जिस चीज से घिरा होता है ना वह उसका पृष्ठ कहलाता है, सतह कहलाता है। ठीक है ना? उसका सतह कहलाएगा। आपका कोई जो कागज का गत्ता आता है ना जिसमें सामान पैक होके आता है, देखो ना वो भी घन के टाइप में बना होता है ना, तो वो भी चारों तरफ से देखो घिरा रहता है। तो कोई भी आकृति जो होती है ना जिसके द्वारा घिरी होती है ना वही उसकी क्या कहलाती है? सतह कहलाती है। कहने का मतलब हो गया जिस पृष्ठों द्वारा वस्तु घिरी होती है, वस्तु घिरी होती है, उसे उस वस्तु की लिख लो, उस वस्तु की सतह कहते हैं। सतह कहते हैं। ठीक है ना? अब इसमें आप जितना भी घना पढ़ोगे ना, संघ पढ़ोगे, ये सारे में ये वस्तु जो होती है ना जिन पृष्ठों से घिरी होती है ना वह पृष्ठ क्या कहलाएगी? उसकी सतह कहलाएगी। ठीक है? और जो सतह होता है ना, सतह, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पृष्ठों का क्षेत्रफल। सतह पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है। पृष्ठों का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल होता है। इसीलिए तो जो है आप ऐसे बोल सकते हैं, इस कारण, क्षेत्रफल होने के कारण जो है ना इसका मात्रक क्या लिखा जाता है? इसका मात्रक क्या लिखा जाता है? इसका मात्रक वर्ग इकाई
या आप कह सकते हैं इकाई का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यही कारण है, क्योंकि यह क्षेत्रफल होता है इसलिए इसका जो इकाई होती है ना वो वर्ग इकाई में या इकाई स्क्वायर में लिखी जाती है, जबकि आयतन किस में होता है, घन इकाई या इकाई क्यूब में होता है। क्लियर। जरा बताओ आयतन क्या होता है, सतह क्या होती है, समझ में आया? बताओ जरा सब लोग, आयतन क्या होती है और सतह क्या होता है, समझ में आया? आयतन जो स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरेगी वह उसका आयतन कहलाएगा, और वह वस्तु जिस पृष्ठ द्वारा घिरी होगी ना, जिसके द्वारा घिरी होगी ना, वह उसका क्या कहलाएगा, सतह कहलाएगा। उसका क्या कहलाएगा, सतह कहलाएगा। क्लियर है ना। चलो बात करते हैं सबसे पहली आकृति। सबसे पहली आकृति क्या होती है, घनाभ। क्या होती है, घनाभ, ठीक है ना। क्यूबाइड होता है ना आपका। देखिए ये जितना होता है सब त्रिविमीय आकृति होती है, यानी इसमें तीन तीन वैल्यूएं होती हैं, ठीक है ना, तीन वैल्यू होती हैं। और त्रिविमीय आकृति को हम किसी भी पृष्ठ पर दिखा नहीं सकते लिख के, सिर्फ इमेजिनरी बना सकते हैं फिगर बस, लेकिन क्लियर एकदम कहिए, जैसे वृत्त को हम दिखा देते हैं क्लियर, ठीक ना, आयत को क्लियर दिखा देते हैं, उस तरीके से हम लोग घन घनाभ या शंख को पूरी तरीके से नहीं दिखा सकते हैं, सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं कि हाँ इस तरीके से होता है। जैसे अगर हम इसको बनाने की बात करें, ये देखिए ऐसे बनेगा, अब देखिए ये साइड वाले पोर्शन को तो हम बहुत आराम से क्लियर देख सकते हैं, लेकिन ये जो नीचे की सतह है इमेजिन कर सकते हैं, ऊपर की सतह इमेजिन कर सकते हैं, साइड साइड वाली सतह इमेजिन कर सकते हैं, पीछे की सतह जो है वो इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना इसमें एक तरफ होता है, इसको सामने वाले को मान लो कि क्या है, लंबाई, ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई, और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो त्रिविमीय आकृति होती है, तीन भुजाएं होती हैं। क्या होती है, तीन भुजाएं होती हैं। जो घनाभ होता है इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती है, ठीक है ना। त्रिविमीय आकृति का क्या निकाला जाता है, आयतन, जबकि दो विमीय आकृति का क्षेत्रफल निकाला जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, छह पृष्ठों से, छह पृष्ठ होते हैं ना भाई इसमें टोटल घनाभ में, छह पृष्ठों से घिरी वह आकृति, घिरी वह आकृति जिसमें, ध्यान देना इसमें, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है। प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, एक आयत होता है। अगर वर्ग बन गया ना प्रत्येक पृष्ठ तब तो घनाभ नहीं घन बन जाता है। अगर आयत की जगह पे वर्ग बन जाएगा ना तो घन बन जाएगा, घनाभ नहीं होगा। फिर एक आयत होता है, ठीक है ना, एक आयत होता है। और घनाभ में ध्यान देना, घनाभ में जो सम्मुख या विपरीत बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, विपरीत बोल सकते हो। जो विपरीत पृष्ठ होते हैं ना, जो विपरीत पृष्ठ यानी सतह होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के जो होंगे ना वो बराबर होते हैं। क्लियर है ना। दूसरी भाषा में आप ऐसे भी कह सकते हो कि वह आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, असमान होती है। तीनों क्या होती है, असमान होती है, वो घनाभ कहलाता है। तो याद रखना घनाभ किसको बोलेंगे, छह पृष्ठों से घिरी हुआ है आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, एकायत होता है, और आमने सामने के जो सतह होते हैं ना वो क्या होते हैं, बराबर होता है। क्लियर है ना, इतना क्लियर है भाई। अगर हम बात करें इसके आयतन की,
अगर हम बात करें घनाभ के आयतन की, घनाभ के आयतन की, सीधी बात है, जितना चीज आप पीछे क्षेत्रफल में पढ़े हो, जैसे आयत होता है ना, अगर हम आयत के क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई से गुणा करा देना तो क्या हो जाएगा, आयतन बन जाएगा। ठीक है ना, वो आयतन फिर आ जाता है। यानी क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। घनाभ का जो आयतन होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और आपको मात्रक ऑलरेडी बता चुके हैं, घन इकाई में या इकाई क्यूब में लिखा जाता है। अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ का बात करें, ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ, जैसे इस सामने वाले की बात करोगे, देखो तो एल एच है, तो ऐसे पीछे भी एल एच बनेगा। एक आपका नीचे वाला एल बी बनेगा, तो ऊपर वाला एल बी बनेगा, साइड वाले में बी एच बनेगा और ये वाला भी बी एच बनेगा। देखो क्लियर ना भाई, देखो यहां मैं लिख देता हूं, ये आपका बी एच बनेगा, तो ये पीछे वाला, ये साइड वाला भाग भी ये बी एच बनेगा। ठीक है ना, और ये वाला भाग जो है ना, ये आपका एल बी बनेगा, एल बी। तो ये जो ऊपर की सतह है ना, बिल्कुल ये ऊपर वाली सतह, ये भी आपका एल बी बनेगी। ये जो पीछे ये सतह दिख रही है ना, ये वाली, ये बनेगी एल इंटू एच। तो ऐसे फ्रंट पे ये वाली, जो फ्रंट पे ये दिख रहा है ना, बिल्कुल ये क्या बनेगा, ये भी बनेगा आपका एल एच। ठीक है ना, तो अगर एक सतह की बात करोगे तो एक सतह तो बनेगा क्या आपका एल बी, तो ये दो बार बनेगा, तो 2 LB लिख लो, प्लस 2BH प्लस 2HL, यानी 2 कॉमन हो जाता है, तो क्या हो जाता है आपका LB प्लस BH प्लस HL। यानी कहने का मतलब हम इसकी जगह पे ऐसे कह सकते हैं, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र होता है। अगर आपको फार्मूला लगाना है तो आप क्या लगाएंगे, 2LB BH प्लस HL। ठीक है ना, ये लगाएंगे 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है ना, ये होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, इतना समझ में आया सबको। इतना समझ में आया कि नहीं भाई सबको। अगर हम बात करें घनाभ के विकर्ण की, ठीक है ना, तो जो घनाभ का विकर्ण होता है वो क्या होता है, मैं इसको लिख के तब प्रूव कराता हूं। देखो क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तीन बीम वाली आकृति होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, रूट निकालोगे तो क्या आएगा, विकर्ण आएगा। एक पॉइंट और यहीं पर मैं लिख देता हूं स्टार लगा के, आप लोग अभी इसको ध्यान दे लेना क्या होता है वो चीज। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्वेश्चन पीछे बोलेंगे तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है ना, ध्यान देना, जो घनाभ होता है, घनाभ में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी क्षण की लंबाई, जरा आप कल्पना करो, आपके कमरे में, आप कमरे में बैठे हो, तो अपने कमरे में सबसे बड़ी क्षण कहां पे रख सकते हो, बता सकते हो आप लोग, अपने कमरे में सबसे बड़ी लंबी क्षण कहां रख सकते हो कमरे में, बताएंगे, विकर्ण, वेरी गुड। तो घनाभ में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी क्षण की लंबाई विकर्ण होती है, इस चीज को याद रखना, क्या होती है, विकर्ण। अगर क्वेश्चन आएगा कि एक कमरा है इतने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, तो उसमें कितनी बड़ी क्षण सबसे बड़ी रखी जा सकने वाली,
जा सकने वाली छड़ की लंबाई, तो समझ जाना कि विकर्ण का फार्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, देखो जमीन पे जो नीचे वाला एक कोण होगा उसको ले लीजिएगा, और बिल्कुल उसके अपोजिट साइड में ऊपर का एक कॉर्नर लीजिएगा, तो वो आपका विकर्ण बनेगा। ऊपर से नीचे कोने कोने मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा। और सबसे लंबी छड़ वहीं पर रखी जा सकती है, सबसे लंबी छड़ वहीं पर रखी जा सकती है, और वह उसका क्या होता है? विकर्ण होता है। एक फार्मूला इसमें और होता है क्या, उसको भी नोट कर लो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक फार्मूला और होता है, आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल परिमाप गुणे ऊंचाई। क्या होता है भाई? परिमाप गुणे ऊंचाई। क्लियर? यानी कह सकते हैं हम 2L + B × H। ये क्या होता है? कमरे की, जो आपके कमरे की चारों तरफ दीवार है ना, ऊपर छत मत लेना है, चारों साइड में जो दीवारें हैं ना, उनका क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये लगेगा। ठीक है ना, ये लगेगा। क्लियर है ना? इतने फार्मूले होते हैं आपके घनाभ में, इसी के थ्रू से हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन, इसी के माध्यम से हम क्वेश्चन लगाएंगे। क्लियर है? ये फार्मूले सबको पते हैं ना भाई? फटाफट कमेंट करके बताओ, ये फार्मूला सबको पता है? जिसे नहीं पता होगा नोट कर लेना, ठीक है ना? जिससे नहीं पता होगा ये सारी बातें नोट कर लेना जितना हमने लिख दिया है। चलो, ध्यान समझना, मैं आपको क्या समझाने की अभी इसमें कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? आपको बताना है हमको विकर्ण, विकर्ण निकलता कैसे है। ठीक है ना? ये सारी चीजें बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आकृति आपकी कोई और कभी बनी ना, इसके थ्रू से कोई दूसरी आकृति बनाई जाएगी, तो वहां आप उस आकृति का फार्मूला बना सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? घनाभ है। ठीक है ना? हमने कहा ये क्या होगी? आपकी लंबाई, ये क्या होगी? चौड़ाई, और ये क्या होगी? ऊंचाई। ठीक है ना? ये ऊंचाई होगी, ये क्या होगी? यहां से यहां तक टोटल लंबाई होगी, और ये क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। क्लियर है ना? ध्यान से देखो, विकर्ण निकालने के लिए हमने कहा कि जो आपका जमीन पे एक कोना होगा, उस कोने को लीजिए, बिल्कुल उसके अपोजिट सीध में जो ऊपर होगा कोना, उन वो कोने के सीधा जो मिलाएगी रेखा, जो ऊपर वाले कॉर्नर और नीचे वाले कॉर्नर अपोजिट में, ठीक है ना, उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, एक क्या होगी? विकर्ण ही होगी। करने का मतलब देखो, मैं इस पे बनाता हूँ कहां से कहां तक। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए यहां से हमने इस कॉर्नर से बात किया, तो इसके सामने देखो ये जमीन पर ये कॉर्नर होगा, तो यहां नहीं लेना, बिल्कुल चले जाना है इस पे ऊपर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहां से यहां तक जो मिलाओगे ना, ये कहलाएगा घनाभ का विकर्ण। तो इसकी हमको क्या निकालना है? लंबाई। इसकी हमें लंबाई निकालना है। तो ध्यान से देखो, अगर हमें इसकी लंबाई बताना है ना, तो जरा आप एक चीज की कल्पना करो, इसको आपको मिलाना पड़ेगा, इस वाली लाइन को आपको यहां से यहां तक मिलाना है। ठीक है ना? यहां जब इसको मिलाओगे ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक आपका 90 डिग्री कोण बनेगा। जरा आप कल्पना, अपने कमरे में बैठे हो वहीं पे इस चीज को सोचो जो हम बनाए हैं। जो जमीन होगी ना, जमीन आयताकार है, तो सबसे पहले आयत का विकर्ण आपको पता होना चाहिए। आयत का क्या पता होना चाहिए? विकर्ण। तो ये जरा बताओ, ये वाली लंबाई अगर हम यहां से बात करें, ए, बी और सी, तो यहां पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए बी की,
ध्यान से देखना, अगर ए बी की बात करें ना तो ये पूरे जमीन, ये इसका जो है ना, ये वाले पार्ट का, इसको चलो हम मान एक्स लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं वाई। जो आपको ये एक्स वाई और ए बी लिखा हुआ है ना, ये एक आयत है, तो इसमें ए बी की बात करेंगे ना तो यह होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भाई इसको सॉल्व करोगे ना तो यहां बनेगा समकोण त्रिभुज, और इसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। ऐसे बना लो थोड़ी देर के लिए इमेजिन, ऐसे बना लो आयत। जब आयत के विकर्ण को ऐसे मिलाओगे, ठीक ना, तो यहां बनेगा समकोण त्रिभुज, और ये एल है और ये बी है, सीधी बात है, इसका माप क्या होगी? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये बताओ इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हमें सबसे पहले आयत का विकर्ण यानी ए बी की माप निकालनी पड़ेगी। उसके बाद ध्यान से देखो, जब ये आपका आ गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब सोचो कि ये वाली रेखा जमीन पे खींची गई जो ये, और ये जो हाइट है ये दोनों मिलके, यानी नीचे के जो आमने सामने के कॉर्नर होंगे उनको उनसे मिलाने वाली रेखा, तो ये विकर्ण बन जाएगी, आयत का विकर्ण बन जाएगा ये वाली रेखा, और फिर उस कॉर्नर से सीधा ऊपर चले जाओ, वहां से ऊंचाई बन जाएगी। अब वहां से कोने से फिर जहां पे आप चले थे, देखो जैसे यहां से आपने चला था, ऐसे आपने चला, ये पहुंच गए, ये विकर्ण हो गया, एक ये रेखा और एक ये ऊंचाई, एक ये रेखा। अब इस कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर को मिलाओगे जो रेखा, यहां देखो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे समकोण बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो आप यहाँ इसकी वैल्यू निकालोगे, AC की निकालोगे, AC की, तो आप क्या कहोगे कि AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। यही तो बोलोगे ना भाई? ये AB का स्क्वायर और प्लस क्या बोलोगे? BC का, क्योंकि एक इसमें ये लंब होगा, ये लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा क्या? कर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कर्ण बन जाएगा। तो जरा बताओ ए बी का मान तो हमने अभी निकाला था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लगाया तो क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बीसी का मान क्या होगा? बीसी यहाँ पे ऊंचाई है, यानी एच का स्क्वायर। अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो जरा बताओ यहाँ पे रूट लगेगा क्या? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हुआ AC अर्थात आयत का विकर्ण। समझ में आया कैसे निकलता है? समझ में आया कैसे निकलता है? जरा एक बार कमेंट करके बताओ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आयत का विकर्ण हम निकाले, सॉरी घनाभ का विकर्ण हम लोग निकालेंगे कैसे? अगर हमें घनाभ का विकर्ण निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आयत का विकर्ण निकालेंगे, जो नीचे जमीन है, फर्श जो है ना, कमरे का जो फर्श है उसका निकालो विकर्ण। वो विकर्ण क्या हो जाएगी? विकर्ण वो आधार माना जाएगा। अब ऊंचाई मानो एक कॉर्नर से ऊपर कॉर्नर तक की, तो वो ऊंचाई ले लो, और फिर ऊपर वाले कॉर्नर और नीचे वाले कॉर्नर उसके सामने ही एक मिलाओ, एक कल्पना करो कि इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? कर्ण बन जाएगी। एक समकोण ट्रायंगल बनेगा, एक समकोण ट्रायंगल बनेगा किससे? जो आधार पे विकर्ण खींचे हो इससे, और जो ऊंचाई है उससे। अब कॉर्नर से कॉर्नर मिलाओगे वो रेखा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और वहां पे फिर से लगाना समकोण त्रिभुज, फट से आ जाएगा आपका कि घनाभ का विकर्ण होता क्या है। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझाने की कोशिश तो की है आप लोगों को, जरा कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं? ये त्रिविमीय आकृति है, हमने बताया कि इसको हम लोग पूरी तरीके से किसी समतल पृष्ठ पे दर्शा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं बस, ठीक है ना। ये चीज हो गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ओके, चलो रेडी हो आप लोग?
चलो क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको फटाफट आंसर देना है, ठीक है ना, आपको फटाफट आंसर देते चलना है। जी पहला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? बताइए इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमने अभी बताया था टोटल सरफेस, ठीक है ना। अभी हमने संपूर्ण पृष्ठ के लिए फार्मूला बताया था आपको, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। एक मिनट जी, संपूर्ण पृष्ठ के लिए फार्मूला क्या बताया था? 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। तो 2 देखो, LB 15 गुणते 10 कितना हो जाएगा? 150। BH 10 गुणते 4 कितना हो जाएगा? 40 प्लस HL 4 गुणते 15, ठीक है ना, 4 गुणते 15, तो 15 चौको कितना हो जाएगा? 60। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 60 40 100 और ये 150 250 हो जाएगा। तो 250 दुनिया कितना होता है? 250 का दुगना करेंगे तो कितना होगा? 500। और इसका जो मात्रक होता है वो वर्ग इकाई, तो मीटर में दिया है तो हम लोग मीटर में लिखेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये आपका यल होगा, ये आपका बी होगा और ये आपका एच होगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ ना लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्लियर? 3 लोगों ने आंसर दिया है, 3 लोगों ने आंसर नहीं दिया है, अच्छी बात है, 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। एक 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर में बताना है, फट से बताइए क्या होगा? एक 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? फटाफट कमेंट करो भाई। तो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, क्या होगा? रूट, सॉरी रूट नहीं लगाना है, यहाँ 2 करना है, 2 इंटू, ठीक ना, 10 140 प्लस 4 3 12 प्लस 3 दामों, फिर फर्स्ट लास्ट का और फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 30। तो 40 30 70 70 12 82, 2 गुणते 82, 2 गुणते 82 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 8 16, 164 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर ए 164, 164 ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साबुन की टिक्की का माप 8 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर है। एक बॉक्स जिसकी माप 56 सेंटीमीटर गुणे 35 सेंटीमीटर गुणे 28 सेंटीमीटर है में ऐसी जितनी टिक्कियां रखी जा सकती है उनकी संख्या बताना है। ऐसी जितनी टिक्कियां पैक की जा सकती है उनकी संख्या बताना है कि इस बॉक्स में इस माप की कितनी टिक्की रखी जा सकती है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है।
हम बताए थे टिक्कियों की संख्या निकालना है, पिछले में भी बताए थे, ठीक ना। पिछला जो आपका आयत वर्ग पढ़ रहे थे इसमें भी समझाए थे, टिक्की की संख्या बराबर, देखो जिस चीज में रखते हो ना, जिस चीज में रखते हो या जिस चीज में बिछाते हो उसका पहले एरिया या तो वॉल्यूम आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इसमें वॉल्यूम की बात की गई तो वॉल्यूम 1, तो बॉक्स में रख रहे तो बॉक्स का आयतन क्या होगा जरा चेक करो, 56 गुणे 35 गुणे 28। इसमें आप रख रहे हो, किसको रख रहे हो तो टिक्की को, तो जिसको रख रहे हो ना उसके आयतन या एरिया से भाग करोगे, तो यहाँ आयतन की बात है तो आयतन से भाग करोगे, क्या होगा 8 इंटू 5 इंटू 4। बस आपको इतना ध्यान देना है कि सबके मात्रक सेम होने चाहिए, जैसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ है सेंटीमीटर में तीनों, यहाँ भी चेक कर लो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये जरूर चेक करना, ठीक है ना। तो 8 सते 56, 5 सते 35 और 4 सते 28, 3 बार आपका 7 गुणे 7 गुणे 7 यानी 7 का क्यूब आएगा, 7 का क्यूब होता है 343। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, जिसमें आपको कोई चीज रखनी होती है, ठीक है ना, उसका आयतन या एरिया होना चाहिए, और जिसको रखते हो उससे भाग करोगे उसमें, ठीक है ना, उसके आयतन या एरिया से। अब आपका एरिया निकालना पड़ेगा कि आयतन, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इसका आंसर दीजिए। किसी कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी परंतु लंबाई की आधी है, कमरे का आयतन 512 घन मीटर है, कमरे की लंबाई होगी, कमरे की लंबाई होगी LBH, ये 3 चीज बोला गया। करा कमरे की चौड़ाई थी, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात क्या किससे किससे किया, बोला है ऊंचाई की दुगनी है, ऊंचाई के मान लो अगर 1 तो ये हो जाएगा 2, फिर परंतु लंबाई की आधी है, तो लंबाई आधी है तो लंबाई क्या हो जाएगा 4। भाई इसका दुगुना है, इसका दुगुना है, इसका मतलब 1 मान लो तो 1 में 2 से गुणा कर दोगे तो 2 हो जाएगा, परंतु कह रहा है लंबाई का आधा, तो इसका मतलब लंबाई को तो आपको 4 मानना पड़ेगा ना, तभी तो 1/2 निकालोगे तो 2 आएगा ना, ठीक है ना। तो ये आपका रेशियो आ गया 4:2:1। तो अब आपका क्या दिया हुआ है आयतन, आयतन आपका प्रश्न में दिया हुआ, और आपको पता है कि आयतन बराबर क्या होता है LBH, आयतन है 512, 512 यानी 4x इंटू 2x इंटू एक्स, 4 दूनी 8, x x x का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा, x क्यूब बराबर 512 भागे 8, ठीक है ना, 8 से भाग करोगे तो क्या होगा 8 6 48, यहां से कितना बच जाएगा 3, 8 4 32, तो x x क्यूब बराबर आ जाएगा 64, 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो x की वैल्यू आएगी 4 की। अब जो पूछा है उसमें गुणा करा तो आंसर आ जाएगा। कमरे की लंबाई पूछ रहा था, कमरे की लंबाई का जो रेशियो है वो 4 है, 4 चौक 16, l बराबर कितना आ जाएगा, l बराबर आपका 4x है, यानी 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर बी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है सबका सही है, ठीक है ना, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है सबका सही है। क्लियर है ना, क्लियर है। ध्यान सिंह आंसर नहीं आ रहा है आपका भाई, ठीक है ना, आपका आंसर नहीं आ रहा है, इसका आंसर दीजिए। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुसार 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है, उस सबसे बड़ी बांस की छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है।
जो इस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है, उस सबसे बड़ी बांस की छड़ की लंबाई कितनी होगी, ये बताना है आपको। अभी फार्मूला बताते समय समझा दिए थे कि घनाभ में सबसे बड़ी छड़ क्या होती है, उसका विकर्ण होता है, यानी आपको यहाँ विकर्ण लगाना है, ठीक है ना। क्या लगाना है, विकर्ण। तो छड़ की लंबाई बराबर, छड़ की लंबाई बराबर क्या लगाओगे आप, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल का मान कितना है भाई, 5, 5 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर, और एच का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका 5 पचम 25, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9। तो 16 9 25, 25 25 50 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 2, 5 बाहर आ जाएगा तो 5√2 बनेगा आंसर। 25 में से 5 रूट से बाहर हो जाएगा, 5√2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। सेम वही क्वेश्चन है, वैल्यू बदल गई है बस। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। सभी बच्चे कमेंट किया करो, ठीक है ना, सभी बच्चे आंसर कमेंट किया करो, ठीक है। लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही होगा छड़ की लंबाई, अर्थात कमरे का जो विकर्ण होगा वही उसकी माप होगी, ठीक है ना। 100, 100, 6 छंग 36, 4 चौक 16, जोड़ दीजिए, ठीक है ना, सब जोड़ दीजिए टोटल। 36 16 कितना हो जाएगा, 52, और 152 बनेगा, ये कितना बनेगा, 152, 152, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बनेगा ये 152, 4 गुणते 38 लिख सकते हैं उसको, ठीक है ना। 4 गुणते 38, 4 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और 38 रूट से बाहर नहीं हो सकता, ठीक है ना, 38 रूट से बाहर नहीं हो सकता। इतना जो है आएगा, इतने मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है ना। इसका आंसर दीजिए। सेम वही क्वेश्चन फिर आ गया, फटाफट आंसर दीजिए। जो लोग लेट से ज्वाइन करते हैं क्लास टाइम पे ज्वाइन करें, ठीक है ना, क्योंकि फार्मूले नियम सब पहले ही बता दिए गए हैं। बीच से आप जुड़ोगे तो आपको समझ में कम आएगा। और जो नए बच्चे हैं वो लास्ट में 6 बजे से 7 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करें, ठीक है ना। विभाज्यता के नियम का क्वेश्चन आज पूरा करवाया जाएगा। कल से हम फिर लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। क्या राइट होगा भाई, वही प्रश्न है आपका, ठीक है ना, वही प्रश्न है। 12 का स्क्वायर 144 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, और 8 का स्क्वायर 64 होगा, ठीक है ना। अगर सबको ऐड करते हैं तो 4 1 5 4 9 हो जाता है, 8 6 14, 14 14 4 18 की 8 हासिल 1 1 1 कितना हो जाता है 2 2, और 289 रूट के अंदर है तो बाहर कितना आएगा 17, ठीक है ना। तो क्षण की लंबाई कितनी होगी, 17 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए, विकर्ण ही तो लगाना है, ठीक है ना,
विकर्ण ही तो लगाना है। जो क्षण की लंबाई होती है वो किसके बराबर होती है? घनाभ के विकर्ण के बराबर होती है। तो विकर्ण का फार्मूला होता क्या है? रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आगे इसका आंसर दीजिए। फिर वही क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन लगा दिए गए भाई इसमें, ये लिमिट से ज्यादा हो रहा है क्या ये? 10 10 5। फटाक से आंसर दीजिए इसका। कई क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं तो आंसर दीजिए, सबको आना चाहिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने बताया है बी नंबर उनका सही है, ठीक ना। जिन्होंने बी बताया सही, वैसे जोड़ लो ना। 100 10 दाम में 100 हो जाएगा, फिर 10 दाम में 100 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, टोटल जोड़ोगे 225 आएगा। तो आपको यही 225 का रूट ही तो निकालना है ना। 225 का रूट क्या आएगा? 15 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना भाई। इसका इसको लिखोगे प्लस इसको करोगे प्लस इसके करोगे तो इसके ऊपर क्या लगा रहता है? रूट लगा रहता है। यानी रूट के अंदर टोटल 225 आएगा, बाहर करोगे कितना हो जाएगा? 15। 15 का स्क्वायर होता है 225। क्वेश्चन नंबर 9। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर कौन कौन देता है। शानदार क्वेश्चन है ये। चलो, जबकि ये मात्र कितने सेकंड का क्वेश्चन होगा? 10 सेकंड लगेगा पढ़ने के बाद। पढ़ने के बाद सॉल्व करने में ओनली 10 सेकंड लगेंगे बस, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। जिसने 10 सेकंड से ज्यादा लगा दिए ना पढ़ने के बाद, समझ लो कि उसने क्वेश्चन को सही से समझा नहीं है। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। किसी ने ए जवाब दिया है। चलो, सभी लोग दो आंसर। तो भाई अभी तक सिर्फ एक आंसर आया है बस, दूसरा आंसर भी आ चुका है। हम बता रहे ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है। यहाँ करा रीता के बॉक्स की धारिता और मीता के बॉक्स की धारिता। तो सबसे पहले रीता लिख लो। अनुपाते क्या लिखा हुआ है? मीता है, मीता लिख लो। धारिता का मतलब आयतन होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, इसमें ऊंचाई को यहाँ गहराई बोल सकते हो, यहाँ गहराई की बात किया गया, ठीक ना। जैसे टंकी बनी होती है तो उसमें गहराई बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बॉक्स है तो उसमें हम लोग गहराई बोलेंगे। देखो क्या बोला है कि रीता के बॉक्स की लंबाई चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% ज्यादा है। तो एक बात बताओ, अगर हम इसकी लंबाई को 100 मान ले, चौड़ाई को भी 100 मान ले और गहराई को भी 100 मान ले, तो जरा बताओ रीता की लंबाई कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। और गहराई कह रहा है 20% कम है, तो इसका मतलब 80 हो जाएगी। बस इतना करना था और कुछ करना ही नहीं था। जीरो से जीरो काट दो सब, 1 2 3 जीरो कट गया। अब यहाँ पे आ गया 11 11 121, ठीक ना। 121। अभी 8 बचा है, ठीक है ना। 8 बचा है। देखो 8 से इधर 1000 बचा है, 1000 को भाग करोगे ना तो 125 आएगा। क्लियर, 100% 125 आएगा। भाग करके चेक कर लेना, नहीं तो ऐसे काट लो। 4 दूनी 8 और 4 25 में 100, और फिर 2 से 2 पंचे 10, 25 पंजे 125, 121 अनुपात 125 राइट आएगा। ऑप्शन नंबर 3। पता है ना था आपको, सिर्फ 10 सेकंड लगेगा। अगर आप ईमानदारी से सॉल्व करोगे तो, ईमानदारी से सॉल्व करोगे तो सिर्फ 10 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं सबको? रीता के बॉक्स की तुलना मीता से किया है, तो मीता में लंबाई चौड़ाई सबको 100 मान लो। अब चाहे परसेंट में वृद्धि करे चाहे गुने में वृद्धि करे, दोनों पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 100 मान लिए।
तो अगर लंबाई इसकी 100 है तो कह रहा है कि रीता के पास की लंबाई 10% ज्यादा है, 10 उसको बढ़ा दो। चौड़ाई भी 10% ज्यादा है, चौड़ाई को भी 10% बढ़ा, लेकिन जो गहराई है ना वो 20% कम है, तो 100 में 20 घटाओगे तो 80% होगा, तो 80 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, 3 0 कट जाएंगे, इधर 1000 बचेगा, ठीक है ना। तो 1000 में 8 से भाग करेंगे तो 125 आएगा। समझ में आया सबको? सिर्फ एक जवाब सही था बस। समझ में आया कि नहीं आया सबको? इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन था नहीं कुछ क्वेश्चन में, कोई दम नहीं था क्वेश्चन में। चलो इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। मैं यहां हिंट कर देता हूं आप लोगों को, अगर चीज नहीं पता होगी तो मैं यहां हिंट कर देता हूं, ठीक है ना। 1 घन मीटर बराबर, या 1 इकाई बराबर बोल सकते हो, 1000 लीटर लिखा जाता है। याद रखना, अगर 1 इकाई की बात करोगे ना, 1 घन मीटर बराबर लिखा जाता है 1000 लीटर। हमने वहां पे नहीं बताया था, फार्मूला बताते समय इस चीज को नोट कर लेना, ये लिखा जाता है, ठीक है ना। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है आपका। सॉल्व करिए क्वेश्चन को। अगर आपका आयतन 1 घन मीटर आएगा ना, समझ जाना कि उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई, इतने माप की अगर टंकी होगी तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। आ गया सबका? यानी यहां से आप निकाल सकते हो कि 1000 लीटर बराबर, ध्यान से देखो, अगर 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर होता है तो 1 लीटर बराबर कितना होगा? 1 लीटर बराबर तो कहोगे 1/1000 घन मीटर होगा। तो आपका है कितना? 42,000 लीटर। तो 42,000 लीटर बराबर कितना होगा? 1/1000 गुणते कितने के? 42,000 के। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, जबकि डायरेक्ट कर सकते थे आप लोग सीधा देख के, ठीक ना। 42 आंसर आता, 0 0 कट जाएगा, तीनों 0 बचेगा कितना? 42। ये होगा क्या? घन मीटर, यानी इसका आयतन। कह जलाशय की लंबाई 6, चौड़ाई 3.5 हो, जलाशय की गहराई बताना है, यानी 6 × 3.5 × h बराबर कितने के? 42 के। 6 सत्ते 42, ठीक है ना, 6 सत्ते 42। ओके, 35 में 3.5 दूनी होगा, होता है 7। h बराबर कितना आएगा? 2 मीटर आएगा। h बराबर कितना आएगा? 2 मीटर आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सबको? बताओ भाई, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11। 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं? ये संख्या निकालने वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, ये चीज मैंने बता चुका हूं। संख्या निकालने वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। डिब्बों की संख्या बराबर रखना किसमें है? इस 8 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर में। किसको? 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 मीटर। हटाओ क्वेश्चन को, ऐसे शकल देख के मार दो,
8 से 8 कटेगा तो 1 आएगा, 7 से 7 कटेगा तो 1 आएगा, 6 से 6 कटेगा तो 1 आएगा। लेकिन सब में मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो कटने के बाद एक आएगा। तो तीनों गुणा करोगे तो 1 आएगा। तो पहले को 100, दूसरे का 100, तीसरे का 100, एक के बाद 6 जीरो आएगा। इसे शकल देख के ही मार दो इसका। हर जगह देखो ना 8 7 6, इधर भी 8 7 6, यानी ऐसे है 800 सेंटीमीटर लंबे, 700 सेंटीमीटर चौड़े और 600 मीटर ऊंचे। इसमें रखना है किसने 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। काट दो सीधा तो कितना आ जाएगा 100 गुणते 100 गुणते 100। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। बस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो बस। क्लियर है ना भाई। मात्रक जरूर चेक कर लिया करो भाई। यहाँ मीटर में है और यहाँ सब वैल्यू सेंटीमीटर में लिखी हुई है। ठीक है ना। या तो सभी वैल्यू में सेंटीमीटर में होनी चाहिए या तो सभी वैल्यू में मीटर में होनी चाहिए, नहीं तो आंसर गलत आएगा। मात्रक वाले प्रश्न में हमेशा पहले मात्रक चेक किया करो कि समान है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। सेम वही क्वेश्चन है। बताओ भाई। देखो वहां पे देख लेना आप लोग, ये सेंटीमीटर 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 में, जबकि इधर मीटर में लिखा हुआ है और ये वाले सेंटीमीटर में। तो जो जो मीटर में लिखा हुआ है उसी को चेंज करना सेंटीमीटर में। पहली वैल्यू हो जाएगी 400, दूसरी वैल्यू हो जाएगी 300 और तीसरी तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो वैसे ही लिखी जाएगी। ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 से ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है ना। 20 से ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक है ना। और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 छंग 12 बार में ये कट जाएगा और 6 पंचे 30, ये 50 बार में कट जाएगा। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी दो 2 जीरो और है, टोटल 1000 आएगा। ठीक है ना। 1000 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 13 नंबर का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। ये भी जानते हैं ना, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखने में से लग रहा है, बस देखने में ही लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची तथा 7 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 8 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंट लगेगी जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना हो। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक लाइन पे आंसर आएगा। जैसे आप लोग पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दिए ना, सेम ही वैसे ही आंसर आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बस ऐसे ये भी लगेगा, जैसे ये लगा था ना क्वेश्चन नंबर 12, वैसे क्वेश्चन नंबर 13 भी लगेगा। बताएं, सभी लोग आंसर दें इसका। क्या होगा सही जवाब? दीवार बनाई जा रही है, उसमें कितनी ईंट लगेगी जबकि कह रहा है कि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग जो सीमेंट और रेत से बना हुआ है। ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा? एक आंसर आया है बस अभी तक। देखो सिंपल सी बात है कि अगर ये 10% की बात ना किया होता तो ऐसे लगता। पहला नंबर मात्रक चेक कर लो, ऊपर सभी मात्रक देखो, ये मीटर में है,
ये मीटर में है, बाकी ये सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, बाकी सब सेंटीमीटर में है ना। तो मीटर वाले को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 24 है तो 2400 लिख लो, गुणे 8 मीटर है तो 800 मीटर लिख लो, और गुणे 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, एक बात बताओ, यही दीवार का आयतन होगा क्या? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे ही दिया, यही दीवार का आयतन होगा। 10% सीमेंट से लगा हुआ तो इसका मतलब 90% तो ईंट से लगा हुआ है ना। 90% ईंट से लगा है तो 90/100 नहीं कर सकते हैं भाई। 10% अगर उसमें ईंट मसाला लगा हुआ, रेत और सीमेंट, तो इसका मतलब जो 90% बचेगा वो तो पूरा ईंट का लगा हुआ है। ईंट वाला ही तो आपको निकालना है, इसमें भाग करना है किससे? ईंट वाले से। तो टोटल हो गया ईंट 24 12 अगुड़ते 8, और ये आपका 100 इसी के साथ नीचे के साथ ही गुड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 24 दहम्मा कैंसिल, 100 बार जाएगा, ये 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। 24 और 100 से 2400 ये कैंसिल हो जाएगा। 8 से कैंसिल करोगे तो ये 100 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान से देखो आप लोग, 3 चौ 12 और ये कट जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 चाहिए 90 होता है। 4 से कैंसिल करोगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 त्रिक 21 होता है, 25 गुड़ते 21, 210 गुड़ा कर लीजिए। 25 का नाम 25 की 5 हासिल 2, 25 दूनी 50। कहीं गलती की है क्या भाई कट करने में? चेक कर लो जरा एक बार, तो आंसर गलत आ रहा है। एक बार जरा चेक कर लो आंसर, तो ये कट जो किए हैं इसमें वैल्यू कुछ गलत कर दी है क्या? देखो 2400 से ये कट जाएगा, 2400 पूरा कट जाएगा। 8 से हमने काटा, ये 800 ये पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। और 3 चौ 12 30 चाहिए 90, ठीक है ना। और 4 25 में 100, हमने कहा 7 त्रिक 21 आएगा, 7 त्रिक 21 आएगा। 25 में 25 5 हासिल 2, 25 नहीं 50, 50 2 तो 52। यहाँ का आंसर फिर कहाँ मैच कर रहा है भाई? आंसर कहाँ मैच कर रहा है? ऑप्शन ही हम गलत लिख डाले हैं क्या? 24 मीटर 8 मीटर, या तो फिर इन दोनों में इनसे से कोई वैल्यू लिख दिए होंगे गलत, क्यों भाई? या तो फिर हम इसमें से कोई वैल्यू गलत लिख दिए होंगे जो आंसर इसका नहीं मैच कर रहा है, या तो ऑप्शन हमने गलत लिखा होगा, या तो हमने वैल्यू गलत लिखी होगी। 1 मिनट में क्वेश्चन जहां से टाइप किया था वहां चेक करके बताता हूँ आप लोगों को। सही है, यहाँ पे जो 7 है ना, यहाँ 60 सेंटीमीटर बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जहाँ 7 है वहां पे 60 सेंटीमीटर है, ठीक ना। क्लियर? इसको सुधार लेना, यहाँ 60 लिख के लगेगा, क्योंकि ये जो टाइप किया जाता है ना, ये स्पीच बोल के टाइप किया जाता है। बोलने पे 7 और 60 लगभग एक ही जैसा होता है, तो 60 ना आके 7 टाइप हो गया है, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया उस चीज को वहां पे, ठीक है ना। मैं फिर सब बता देता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ भाई 60 रहेगा, सुधार लो, ठीक है ना। कितना रहेगा? 60। ओके, ये 2400 गुड़ते ये 800 और गुड़ते ये 60। 10% भाग सीमेंट रेत है तो 90% भाग ईंट होगा। अब इसमें भाग करना आपको कितने से? 24 इंटू 12 इंटू 8 से। ये 2400 कट जाएगा, ये कट जाएगा 100, और ये कट जाएगा 12 पंचे 9 पचे 45, और ये 3 जीरो 45,000। ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ये गलत था, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। 7 नहीं, वहां 60 होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका जवाब दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखने पर लगेगा कि डिफिकल्ट है ना, बट है बहुत इजी। एक घनाभ के विकर्ण की माप 28 सेंटीमीटर है तथा इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग 44 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? बताएं। बताएं भाई, क्या होगा राइट आंसर?
गजब का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। एक घनाभ के विकर्ण की माप, ठीक है ना, तो घनाभ का जो विकर्ण होता है आपको पता है क्या होता है, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या होता है, विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण होता है, ठीक है ना। और ये योग फल दे के रखा हुआ है 44। तो जरा बताओ, अगर हम कहें एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, तो कहोगे कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, यही होगा। एल बी एच का मान दिया 44, 44 का स्क्वायर क्या होगा, 6 छंग 36 और 25 में से 6 घट जाएगा तो 19 आएगा, ठीक है ना। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है ना, इसका मान क्या होगा बताएं, इसका मान क्या होगा, 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना आएगा बताएंगे आप लोग, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 32 और 8 28 64, 4 6 2 8 9 4 13, 848, 4 हो जाता है, 6 2 8 हो जाता है, और यहाँ कितना बचता है, 3, 784 होगा भाई, ठीक है ना, 784 आएगा, 784 आएगा, ठीक है ना। अब प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होगा। इसको सिर्फ इधर लाके घटाना है बस, 784 को लाओ इधर घटा दो, आंसर हो जाए। क्यों, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है, इतना, ये सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया। घटा दो, 6 में से 4 गए, 2 एक ही जगह पे दिख रहा है, 1152 आएगा घटाने पे, इसको घटाना 1152 आएगा। लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा था ना, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, बी। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए कौन टिक कर रहा है, बी सही होगा, ए नहीं सही होगा भाई, बी सही होगा, ठीक है ना। और यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे तो अंडर रूट के अंदर था, ये कैसे 784 हो गया, ठीक है ना। अरे तो आपको पता है कि विकर्ण बराबर आप लगाओगे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ 28 रखोगे, इधर का रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 28 का स्क्वायर करोगे तभी तो यहाँ से इसके ऊपर से रूट हटेगा ना, क्योंकि यहाँ पे रूट थोड़ी ना लगा हुआ है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। अब लो, ये क्या हो गया, 14 नंबर तो लिखा हुआ है, बट 14 नंबर क्वेश्चन नहीं लिखा है, यहाँ क्वेश्चन ही नहीं टाइप हुआ है। आ जाओ 15 नंबर पे, इसका आंसर दीजिए। सेम वही क्वेश्चन है जो आप 13 नंबर में पढ़ के निकले हैं ना, वही सेम वही क्वेश्चन है। अब आप फार्मूला मत लिखना, आप डायरेक्ट लिख दो, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख दो, आंसर आ जाएगा। तीनों का योगफल दिया है 19 और विकर्ण दिया है इतना, डायरेक्ट अब लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा। यहां से आप एक फार्मूला भी बना सकते हो कि संपूर्ण पृष्ठ बराबर जानते हैं क्या होता है, अगर इस क्वेश्चन में अगर क्या क्या दिया रहे, L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर में से घटाना क्या है, विकर्ण का स्क्वायर। अगर आप इतना घटा देते हो ना तो डायरेक्ट संपूर्ण पृष्ठ आएगा। 19 के स्क्वायर में घटाना है 5√5 का होल स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया था, जिससे संपूर्ण पृष्ठ डायरेक्ट आएगा।
361 माइनस 5 पचम 25, 25 पंजे 125 घटा दो, 11 में से 5 गए 6, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 300 से ज्यादा है, जबकि 300 में से घटेगा तो कम आना चाहिए, तो 236 आएगा। लास्ट में इसमें 6 है ना, 11 में से 5 गए 6, 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 1 गए 2, 236 करेक्ट आंसर आएगा। भाई हमने देखो ना पिछले क्वेश्चन में किया क्या था, ध्यान से देखो, ये योगफल है, ये भुजाओं का योगफल का स्क्वायर है, भुजाओं के योगफल का स्क्वायर है, और इसको इधर विकर्ण वाला ला के स्क्वायर घटाए थे, विकर्ण के स्क्वायर को ला के इधर घटाए थे, तो बस वही चीज यहां करना है, सेम वही क्वेश्चन वही चीज करना है। तो भुजाओं के योगफल के स्क्वायर में से, भुजाओं के योगफल के स्क्वायर में से विकर्ण का स्क्वायर घटा देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर हमको स्क्वायर फार्मूला पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको माइंड में सेट कर लेना, ठीक है ना, माइंड में सेट कर लेना कि घनाभ के भुजाओं का योगफल का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 16 नंबर आंसर थे, मात्र 5 सेकंड, पढ़ने के बाद 5 सेकंड लगना चाहिए, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जिसका 5 सेकंड से ज्यादा लगा समझ जाना कि उसको घनाभ अभी तक समझ में नहीं आया है। पांच सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बहुत ज्यादा समय हो रहा है, ठीक है ना। एक आंसर आ चुका है, एक आंसर मेरे पास आ चुका है, ठीक है ना। जो भी बता रहे हैं उनका गलत है, जिन्होंने भी बताया उनका गलत है, सी जिन्होंने बताया सही है। देखो एक बात बताओ, क्वेश्चन की शक्ल तो देखो पहले, एक घनाभ का आयतन 210, यहां गलत लिखा गया, टाइप हो गया ना, ठीक है ना, यहां सेंटीमीटर होना चाहिए था, ठीक है ना, सेंटीमीटर होना चाहिए था, सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ 214 वर्ग सेंटीमीटर। यदि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल देखो, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है आधार ना, तो 6 7 42 एक ही जगह तो लिखा है और कहीं है ही नहीं। और आयतन की बात करोगे तो यहां से देखो, आयतन की बात करोगे 6 पंचे कहां गया, 7 छंग 42, 42 पंजे 210 ही तो होता है, इसीलिए तो मैं बोला 5 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। भाई आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है, पहले लंबाई लिखी जाती है, फिर चौड़ाई लिखी जाती है, फिर ऊंचाई लिखी जाती है। तो 7 छंग 42, यहाँ 5 चौ 20 हो रहा है, यहाँ 6 पंचे 30 हो रहा है, यहाँ 8 सत्ते 56 हो रहा है, सब गलत है, यही सीधा सी नंबर सही होगा, 6 सत्ते 42, 42 पंजे 210। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो वहां पे जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन आप लगाने के पीछे ही परेशान रहें, थोड़ा सा आप अपना खुद का कॉमन सेंस भी लगा लिए करो, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू देखो यहाँ सब लिखी हुई है ना, जब हमें तीनों वैल्यू में पता है, इसका मतलब है कि तीनों को गुणा करने पे 210 आना चाहिए, और पहली और दूसरी को गुणा करने पे 42 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो 5 चौ 20 गलत है, 6 पंचे 30 गलत है, 7 छंग 42 ये सही हो सकता है, 8 सत्ते 56 ये गलत है। जब एक ही सही हो रहा तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे भी 17 नंबर ही डाला गया है क्या, पिछले क्वेश्चन पे भी 17 लिखा हुआ था। चलो ये 18 नंबर क्वेश्चन होगा। लोहे की एक सहतीर 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचा, यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 केजी है, तो बताना है टोटल जो सहतीर है उसका भार कितना होगा, बताओ। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। इतना इजी प्रश्न कहीं एग्जाम में आता है? हाँ, अगर आ जाएगा तो इतना समय लगाओगे आप लोग, बताओ।
पहला नंबर तो इतना इजी जल्दी पूछेगा ही नहीं, अगर पूछ लिया तो अगर आप लोग ऐसे समय लगाओगे तो हो गया पूरा का पूरा। 900 गुणते 40 और गुणते 20, ये आयतन होगा। देखो हमने इसको सेंटीमीटर में बदल कर रखा, ये मीटर में था ना, इसको सेंटीमीटर में बदल दिया, ये हो जाएगा आयतन। जब एक घन, अच्छा एक मिनट, मीटर मीटर की बात किया है क्या, तब इसको फिर से लगाओ भाई, इसको मीटर में बदलना, ये ऑलरेडी 9 है। 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, बटे 100 कर लो, गुड़े 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, ये 100 कर लो, बटे। अब देखो एक घन मीटर का भार कितना है, 50 kg, तो टोटल इतना घन मीटर है, तो इसमें 50 से गुणा कर दो ना, आंसर आ जाएगा। 50 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ये जीरो तो कट गया ऐसे ही, ठीक है ना। 50 दूनी 100, ये ऐसे ही कट गया, 9 चौ 36 बचेगा, 936, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे ध्यान से सुने, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हो और फंस जाता है, डाउट में आ जाते हो, ठीक है ना, आपका डाउट क्लियर नहीं होता है, तो आपको मैंने आईडी बताया था, वेबसाइट बताई थी, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट पे जाना है, डॉट लगाना यहाँ पे, ठीक है ना, डॉट teachment.in, इस पे जाइएगा, ओपन करिएगा, तो यहाँ पे आप ऐड हो जाइएगा, ठीक है ना। ऐड होने पे आपको मोबाइल नंबर, आपका नाम मांगा जाएगा, तो आपका जो व्हाट्सएप है ना, डायरेक्ट इस ईमेल आईडी से लिंक हो जाएगा, ठीक है ना। ये कहीं शो नहीं करेगा, ये जब आईडी ओपन करेंगे तो यहीं पे शो करेगा बस। आपको ये नंबर, फिर जैसे मेरा नंबर आप सेव करोगे तो व्हाट्सएप पे तब शो करेगा, लेकिन यहाँ पे जाओगे तो नंबर सेव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये लिंक खोलना, लिंक से जो भी डाउट के क्वेश्चन होंगे ना, आप तुरंत फोटो खींच के भेज देना, ये इस आईडी पे, वेबसाइट पे आके सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से इसका नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाता है, तो ओपन करके मैं जितने डाउट हो रहेगा ना क्लास में आप लोग को बता दिया करूंगा, ठीक है ना। या फिर अगर कोई डायरेक्ट व्हाट्सएप पे करना चाहता है, तो इस पे जो व्हाट्सएप नंबर है वही व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, पहले भी बता चुका हूं। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कर दिया करो, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे क्लास में, ठीक है ना। चाहे आप इस पे भेज दिया करो, चाहे आप इस पे भेज दिया करो, ठीक है ना। और मेरा काम आना तो इस पे वेबसाइट पे भेजिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि पर्सनली आप भेजोगे ना मेरे पास, तो फिर वो पर्सनल नंबर में ऐड हो जाता है, उसको जरूरी नहीं है कि मैं देखता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं उसको देख पाऊं। तो अगर इस पे भेजोगे ना, तो इस पे क्लियर रहेगा कि हाँ स्टूडेंट ने, किसी ने मैसेज किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो, जो भी मैथ रीजनिंग में जो भी प्रॉब्लम आती है, A to Z सभी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। चलो इसको बताओ, लास्ट क्वेश्चन, बताएं क्या होगा इसका आंसर। संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर तथा मोटाई 5 सेंटीमीटर है, इस टुकड़े का भार 112 केजी है। यदि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम है, तो टुकड़े की लंबाई बताना है आपको। चौड़ाई तो दिया है, मोटाई दिया है, लेकिन लंबाई नहीं दिया है, ठीक है ना, बट लंबाई नहीं दिया है। बताइए फटाफट आंसर क्या होगा इसका। और आपके पास तीसरा ऑप्शन भी है क्वेश्चन भेजने का। आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करिएगा, उसमें एक चैट का ऑप्शन होता है, ठीक है ना। वहां पे आप कुछ लिख के भी सेंड कर सकते हो, और आप कोई फोटो खींच के भी इमेज भी सेंड कर सकते हो। वहां से भी आप सेंड कर दोगे तो एप्लीकेशन पे डायरेक्ट आ जाएगा। एप्लीकेशन पे आएगा तो सारे बच्चे उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है ना, सभी बच्चे उसको देख सकते हैं। वहां भी सेंड कर सकते हैं, वहां से भी एक आपका ऑप्शन है। जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं सेंड करना चाहते, वो लोग डायरेक्ट चैट बॉक्स में जाएं, इमेज को वहीं से सेंड कर दें, सेंड हो जाएगी। आप क्वेश्चन की फोटो खींचे और सेंड कर दें।
चले, क्या होगा इसका आंसर? देखो, लंबाई नहीं पता है लिख लीजिए, लंबाई नहीं पता है लिख लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे मोटाई या ऊंचाई, ठीक ना, इतना ये आयतन। तो जरा बताइए, अगर हम इसमें यहां इंटू लगा देते, अगर हम इसमें इतने 1 घन सेंटीमीटर का आयतन कितना है? 25 ग्राम है। तो जरा बताइए इतना टोटल आयतन होगा, अगर हम इसमें 25 ग्राम से गुणा कर देंगे तो टोटल भार आ जाएगा। टोटल भार दे के रखा हुआ है 112 केजी, 112 केजी। ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 से गुणा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में। ये ग्राम में था, हमने 1000 से गुणा करके क्या किया? इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। चलो देखो, 25 पंजे 125 होता है, अब 125 अट्ठे होता है 1000। क्लियर? 25 पंजे 125, अब 125 अट्ठे होता है 1000, डायरेक्ट ये कट जाएगा। अब यहां पे बचा कितना? 28। चलो, 7 चौक 28 होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं डायरेक्ट, ठीक ना। अगर 28 चौके करेंगे ना तो 112 आ जाएगा। इसको 4 को हटा दीजिए, 28 चौके करेंगे ना डायरेक्ट 112 आ जाएगा। एल बराबर 4 गुणते 8, तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32, 8 चौक 32। एल का मान कितना आएगा? 32 सेंटीमीटर। क्लियर? बहुत ही आसान है, एक ही लाइन पे लिख के लगा सकते हैं, ठीक ना, एक ही लाइन पे। भाई इतना होगा आपका आयतन, लंबाई नहीं पता था, हमने लंबाई मान लिया। और 1 घन सेंटीमीटर का भार है 25 ग्राम, तो टोटल इतना घन सेंटीमीटर बनेगा, 25 से गुणा कर दीजिए, भार आ जाएगा। टोटल भार आ जाएगा। टोटल भार दिया है 112, लेकिन इतना ध्यान देना है, ये ग्राम में दिया हुआ, ये ग्राम में दिया हुआ है, और 112 केजी में दिया हुआ है। तो केजी को भी किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वैल्यू बराबर हो जाएगी, सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? चलो, इतना ही क्वेश्चन आपका था इसमें, ठीक है ना, इतने ही क्वेश्चन आपके